आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HDFC बैंक के होम लोन में फ़ाइल को कैसे प्रोसेस करना है। तो HDFC बैंक से फ़ाइल को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हमें एप्लीकेंट की बेसिक डिटेल्स के साथ बैंकर से एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कराना होता है। जब बैंकर की तरफ से यूज़र नेम और आईडी क्रिएट हो जाएगी तो कस्टमर को एक ऐसा लिंक जाता है। अगर एप्लीकेंट चाहे तो खुद यहाँ से भी डिटेल्स को फिल कर सकता है, अदरवाइज उससे हम ये मेल फॉरवर्ड करा के हम भी उसके बिहाफ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। तो डिटेल्स फिल करने के लिए सबसे पहले हमें जहाँ पे ऑप्शन है क्लिक हेयर का, यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वहाँ पे हमें अपनी यूज़र नेम और आईडी को फिल करना है। जो हमारा यूज़र नेम आईडी रहेगी वो, और जो हमने पासवर्ड क्रिएट करा होगा वो हमें यहाँ पे फिल करना है। देन हम यूज़र आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करेंगे। जब हम यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पे हमें उसकी डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें कि बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले फिल करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला ऑप्शन है कि लोन टाइप सेलेक्ट करना है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन विजिबल होंगे, लाइक होम लोन चाहिए, हाउस रेनोवेशन लोन चाहिए, होम का एक्सटेंशन लोन चाहिए, प्लॉट लोन चाहिए, लोन अगेंस्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या लोन अगेंस्ट कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर नॉन रेजिडेंशियल प्रीमिसेस लोन के आपका जो ऑप्शन है उनमें सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें चाहिए होम लोन, तो होम लोन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ट्रांसफर आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम अनदर बैंक, कि अगर आपका किसी अदर बैंक में लोन चल रहा है तो आप उसका बैलेंस ट्रांसफर कराना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस, और अगर नहीं चाहते तो नो। तो हम नहीं चाहते, हम नया लोन चाहते हैं, इसलिए हम नो का सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज ये पूछ रहा है कि आपने जो प्रॉपर्टी है वो शॉर्ट लिस्ट कर ली है या नहीं करी है, मतलब अभी आपने बिल्डर से या डीलर से बात करके प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है या अभी नहीं करी है। अगर कर ली है तो यस, नहीं करी है तो नो। मान के चलिए हमने शॉर्ट लिस्ट कर ली है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कंफर्म कीजिए जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका ट्रांजैक्शन का स्टेटस। ट्रांजैक्शन का स्टेटस मतलब आपने डीलर से बुकिंग करी है या नहीं करी। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा येट टू पे टोकन अमाउंट बट डील इज फाइनलाइज, मतलब आपने डीलर से डील तो फाइनल कर ली है बट अभी कोई टोकन अमाउंट पे नहीं किया है, तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने डीलर से बात की है, डील कर रखी है और टोकन अमाउंट भी यानी कि बुकिंग अमाउंट भी पे कर दिया है, तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने टोकन अमाउंट भी पे कर दिया है, डीलर से बात भी हो गई है, अब एग्रीमेंट जो है वो भी आपने करा लिया है, तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे केस में मान के चलिए हमने डीलर से बात कर ली है बट एग्रीमेंट या टोकन अमाउंट अभी हमने पे नहीं किया है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। देन ये पूछ रहा है कब किया है आपने, तो हम मान के चलिए यहाँ पे 20 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है प्रॉपर्टी, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी होम लोन परचेज करने जा रहे हैं उसकी स्टेट क्या है। तो यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे केस में हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वो पूछ रहा है प्रॉपर्टी लोकेटेड सिटी, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो किस सिटी में है, तो यहाँ पे हम सिटी एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे सिटी एंटर करेंगे ऑप्शन आ जाएगा, वो सेलेक्ट कर लेंगे हम। देन एस्टिमेटेड कॉस्ट, कि कितने प्रॉपर्टी की कॉस्ट हो सकती है अप्रॉक्स, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 35 लाख। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड लोन अमाउंट, की कितना लोन चाहिए आपको, मान के चलिए हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 25 लाख। ठीक है, 25 लाख हम लोन चाहिए, बाकी 10 लाख हम खुद अरेंज कर देंगे। एप्लीकेंट करें ऑटो फिल होकर आ गया, क्योंकि हमारे पास जो हमने बेसिक डिटेल शेयर की थी बैंकर से, वहाँ से यूज़र आईडी जो यूनिक बन के आती है वो हमारे पास आई थी, तो ऑटोमेटिकली हमारा नेम फिल होकर आ गया। अब ये पूछ रहा है कि आप अपने इस लोन में किसी को को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं, तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, अब को एप्लीकेंट होता क्या है, को एप्लीकेंट होता है कि अगर आपकी सैलरी कम है या फिर अगर आपका सिबिल स्कोर कम है, तो ऐसे में आप किसी को अपना को एप्लीकेंट बना सकते हैं। बट को एप्लीकेंट जो रहेगा वो आपका फैमिली मेंबर या ब्लड रिलेशन में से ही रहेगा। तो अगर आप किसी को बनाना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। तो मान के चलिए हम नहीं बना रहे तो हमने नो कर दिया। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पे हमें एप्लीकेंट की डिटेल्स फिल करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑटोमेटिकली फिल होकर आ गया। अब वो रेजिडेंट स्टेटस पूछ रहा है कि जहाँ पे हम रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं या नॉन रेजिडेंट इंडियन है, तो हम इंडियन है तो इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब पूछ रहा है जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की स्टेट सेलेक्ट कीजिए, तो हमने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर ली, मान के चलिए दिल्ली था। नेक्स्ट पूछेगा रेजिडेंट सिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिटी एंटर कर दी। नेक्स्ट इज जेंडर, जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तो हमारे केस में मेल था, मेल सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज
एज क्या है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेंट की जो भी अप्रोक्सीमेटली एज रहेगी वो सेलेक्ट कर लेंगे। ऑक्यूपेशन क्या है एप्लीकेंट का, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयड है, हाउसवाइफ है, रिटायर्ड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है। तो हमारे केस में एम्प्लॉयड था जिसको सैलरी मिलती है, तो हमने एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है टोटल मंथली इनकम कितनी है एप्लीकेंट की, तो मान के चलिए हम यहाँ पे फिल कर देते हैं टोटल मंथली इनकम है 40,000 है। अब वो पूछ रहा है कोई रिटायरमेंट एज है, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली रिटायर एज 60 होती है, तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉयड है तो आप उससे पूछ सकते हैं रिटायर एज क्या है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनीज में देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पे भी 60 या 65 की एज में रिटायर हो जाता है, तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 65 ईयर्स का, ठीक है कि 65 रिटायरमेंट एज है। नेक्स्ट वो पूछा है टोटल EMI पेड फॉर मंथली लोन, यानी कि अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो उसकी कितनी मंथली EMI पे करते हैं। तो मान के चलिए अभी हम फिलहाल में कोई नहीं कर रहे, तो हमने 0 सेलेक्ट कर लिया। ईमेल आईडी ऑटो फिल हो जाएगी, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे हमारा लिंक आया था जो बैंकर ने क्रिएट किया था, तो ये ऑटोमेटिकली फिल आ गई। मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिकली फिल आ गया। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन पे। जब हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो पेज ऐसे लोडिंग होगा और नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा यहाँ हमसे मांगी जाएंगी एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल जैसे कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, नेम ऑटोमेटिकली फिल हो के आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे सैल्यूटेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मिस्टर है, मिसेज है, मिस है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया मिस्टर है। नेक्स्ट आता है जेंडर क्या है, मेल है, ऑटोमेटिकली फिल हो के आ गया। अब मैरिटल स्टेटस पूछा है सिंगल है, मैरिड है या अदर है, तो यहाँ पे हमने सिंगल सेलेक्ट कर लिया। अब पूछेगा फादर्स नेम क्या है, तो यहाँ पे हमेशा लास्ट नेम पहले डालना है, देन फर्स्ट नेम। अगर कोई मिडिल नेम है तो हम यहाँ पे फिल करेंगे, तो हम लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, इसके बाद फर्स्ट नेम। अगर कोई मिडिल है तो एंटर करेंगे, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देंगे। डिपेंडेंट इफ एनी, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है जो आपकी सैलरी के बेसिस पे कि आप यूज कर सकते चला रहे हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। हमारे केस में नो था तो नो कर देंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो गई। अगर रेजिडेंस का कोई आपका लैंडलाइन नंबर है तो वो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिल हो कर रखी है। नेक्स्ट है सोशल कैटेगरी, मतलब कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा कि शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब का है या फिर नॉर्मल जनरल है या ओबीसी है, तो हम नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में जो एप्लीकेंट की कास्ट थी वो जनरल थी, तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज डेट ऑफ बर्थ, हमें यहाँ पे एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी पड़ेगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन की, एप्लीकेंट की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसकी अकॉर्डिंग, बट हम यहाँ पे भी पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आएगा पैन कार्ड। पैन कार्ड का ऑप्शन दे रखा है कि पैन कार्ड एप्लीकेंट के पास अवेलेबल है या अभी अप्लाई किया है या अवेलेबल ही नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको पता है लोन नहीं मिल पाएगा बिना पैन कार्ड के। अप्लाई कर रखा है तो ये सिलेक्ट करेंगे, अगर अवेलेबल है तो ये सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा वो पैन कार्ड नंबर, तो हम यहाँ पे पैन कार्ड नंबर एंटर कर देंगे। नेक्स्ट इज वो पूछेगा आर यू आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि आप इंडिया के रेजिडेंट हैं। ऑब्वियसली हम हैं, तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आएंगे आपकी, या तो हम नेक्स्ट कर देंगे, अदरवाइज यहाँ से भी हम एड्रेस डिटेल पे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आया हमारा एड्रेस डिटेल। यहाँ पे हमें करंट की एड्रेस की डिटेल भरनी होगी, जैसे कि करंट का एड्रेस की डिटेल क्या है। मान के चलिए हमने करंट एड्रेस डाला था, हम दिल्ली का रहने वाला है, तो दिल्ली में सबसे पहले हम फ्लैट नंबर या डोर नंबर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग का कोई नेम है या प्रीमिसेस का कोई नेम है वो नाम सेलेक्ट कर लेंगे। मान के चलिए ये हमारी एक जो बिल्डिंग है उसका नेम है, रोड या स्ट्रीट पूछेगा ये। देन नियरेस्ट लैंडमार्क सेलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट इज एरिया या लोकेलिटी, कि किस एरिया का या किस लोकेलिटी में है। देन तालुका या सब डिवीजन पता है तो एंटर कर देंगे, नहीं पता तो ब्लैंक छोड़ देंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
टाउन या सिटी सेलेक्ट करेंगे। वहाँ का पिन कोड एंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है यहाँ करंट रेजिडेंस जो है वो आपका खुद का अपनी प्रॉपर्टी है, फैमिली के साथ रहते हैं, रेंटेड प्रॉपर्टी है या कंपनी से लीज ले रखी है। तो मान के चलिए रेंटेड सेलेक्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ पे पूछता है कि अगर जो आपने अभी करंट एड्रेस एंटर किया है वही परमानेंट एड्रेस है आपका, तो सेम एज वो कर देंगे। अगर डिफरेंट एड्रेस है तो डिफरेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो हम अभी के लिए मान के चलते हैं सेम एज वो कर देते हैं जो ऊपर वाला मेंशन था। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देन अब वो पूछेगा एम्प्लॉयर का एड्रेस और एम्प्लॉय की फाइनेंशियल डिटेल्स, यानी कि अगर हमने जैसे बताया था कि हम एम्प्लॉयड हैं तो वो पूछ रहा है एम्प्लॉयर का नेम क्या है, मतलब आप जिस कंपनी में वर्किंग है वहाँ का क्या नाम है। तो हम यहाँ पे कंपनी का नेम एंटर करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है डेजिग्नेशन, यहाँ पे एंटर करेंगे। देन डिपार्टमेंट की किस डिपार्टमेंट में है तो वो यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद रिटायरमेंट एज जो हमने फिल की थी ऑटो फिल होके आ गई। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, अगर है तो फिल कर देंगे। ऑफिस का कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो यहाँ पे फिल करना होगा, ये मैंडेटरी चीज़ है तो उसको फिल करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑफिशियल एम्प्लॉयर का एड्रेस, यानी कि जो आपका ऑफिस का एड्रेस है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप यूनिट या ऑफिस नंबर फिल करेंगे। ठीक है। परमिसेस या बिल्डिंग का नेम आप एंटर करेंगे। रोड या स्ट्रीट सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद कोई नियरेस्ट लैंडमार्क है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एरिया या लोकेलिटी सेलेक्ट करेंगे। देन तालुका या सब डिवीजन पता है तो फिल करेंगे, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है स्टेट सेलेक्ट करेंगे। टाउन या सिटी सेलेक्ट करेंगे, वहाँ का पिन कोड एंटर करेंगे। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप प्रेजेंट टाइम से इस कंपनी में प्रेजेंट से कितने ईयर से हैं। तो हम मान के चलिए यहाँ पे एंटर कर देते हैं 4 ईयर्स। अब वो पूछ रहा है टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो ये भी मान के चलिए हम 4 ईयर सेलेक्ट कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि आपने अगर सैलरीड पर्सन दिखाया है तो आपको मंथली इनकम दिखानी होगी। ठीक है। मंथली इनकम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें दिख जाता है कि सैलरी से दिखाना चाह रहे हैं हम मंथली इनकम। इसके अलावा सपोज मान के चलिए कोई बोनस इंसेंटिव से हमारी कमाई हो रही है, कोई रेंट से हमारे पास पैसा आ रहा है, या कोई डिविडेंड है, कोई बिजनेस चला रहे हैं हम, या पेंशन आती है, तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई नहीं है तो आप सैलरी वाला रहेंगे। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। जब हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो पेज लोडिंग होगा। देन उसके बाद हमें लोन्स की डिटेल पूछेगा। लोन्स की डिटेल जैसे हमने फिल किया था, हमें होम लोन चाहिए, हम कोई बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं चाहते थे। अब ये पूछ रहा है रेट का जो ऑप्शन चाहिए आपको फिक्स चाहिए या फ्लोटिंग चाहिए। तो मान के चलिए हम फ्लोटिंग या फिक्स में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है कितने ईयर के लिए आपको लोन चाहिए। मान के चलिए हमें 10 ईयर्स के लिए चाहिए। कितना लोन चाहिए था, 25 लाख ऑटो फिल होकर आ गया। अब ये कह रहा है इसके साथ साथ आपको दूसरा लोन भी देख रहे हैं जिसमें कि आपको डिफरेंट रेट का ऑप्शन मिल जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको मल्टीपल ऑप्शन मिले जहाँ पे डिफरेंट रेट का ऑप्शन मिले तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है। देन टर्म एंड कंडीशन को एक्नॉलेज करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऑप्शन आएगा, हमने कोई इन्वेस्टमेंट अगर कर रखी होगी तो उसका ऑप्शन आएगा। जैसे कि हमारे सेविंग जो है बैंक में कितनी है वो अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। हमारे पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है तो उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे कितने अमाउंट की है। कोई अगर अलग इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमने तो वो एंटर करेंगे। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उसका कितना अमाउंट है वो एंटर करेंगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक होगा वो बैंक अकाउंट डिटेल का होगा, जहाँ पे हमें अभी करंट में जो हमारा बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल एंटर करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले हमें अपना नाम सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद किस बैंक में किस टाइप का अकाउंट है, एक सैलरी अकाउंट है सेविंग का, या रेजिडेंस इंडियन का नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, NRI अकाउंट है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब ये पूछेगा
कि कब से चला रहे हैं आप इस सैलरी अकाउंट को। मान के चलिए 3 ईयर से ज़्यादा बता दिया हमने। अब वो पूछेगा किस बैंक में आपका अकाउंट है, वो फिल करें। तो मानिए हमने बैंक का नाम यहाँ एंटर कर दिया। ब्रांच पूछेगा कहाँ की ब्रांच है, तो वो हम यहाँ की एंटर कर देंगे। अकाउंट नंबर पूछेगा तो अकाउंट नंबर हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अब वो पूछ रहा है अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है पहले से ही, तो उसकी हमें डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी कि हमने कौन सा लोन ले रखा था, कहाँ से लिया था, किस कंपनी से लिया था, कितना लोन अमाउंट था, उसमें से कितना बचा है, कितनी EMI चल रही है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर लोन नहीं लिया है तो हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन पे। ठीक है, जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जब हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो पेज लोडिंग लेगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमें प्रॉपर्टी डिटेल्स फिल करने का। प्रॉपर्टी डिटेल्स फिल करने का जैसे कि हम लोन जो ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं, हम कोई बिल्डर या डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके लिए, या कोई अथॉरिटी से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसके लिए, या कोई पहले से ही रीसेल प्रॉपर्टी है, या कोई पहले का फ्लैट है उसका खरीद रहे हैं हम, या फिर हम घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं, या फिर हमारा मतलब कोई पुराना बंगला था जो सेल हो रहा था उसको लेने के लिए। तो मान के चलिए हम किसी बिल्डर से फ्लैट ले रहे हैं तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब वो पूछा आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली थी, जो हमने येस कर रखा था वो आ गई। अब ये उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स पूछेगा कि आपने जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रखी थी, क्या उसका फ्लैट नंबर है, क्या उसकी प्रीमिसेस है, क्या रोड स्ट्रीट है, क्या लैंडमार्क है, किस एरिया लोकेलिटी में है, तालुका सब डिवीज़न, ये सब पिन कोड क्या है। ठीक है, और या फिर आप ये कह रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को मैप पे लोकेट कर सकते हैं तो उसके लिए येस नो कर सकते हैं। कितने स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, किस कंस्ट्रक्शन एज में है, मतलब प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है या 90% रेडी हो चुकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद कितनी जो आपने डीलर ने आपको कोटेशन या इनवॉइस शेयर कर रखा हुआ उससे आप परचेज कॉस्ट कितनी है, इंसिडेंटल कॉस्ट कितनी है, अदर कॉस्ट कितनी है, सेविंग वेविंग, ये सारी जो डिटेल्स आएंगी ये आप फिल कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपने कोई प्रॉपर्टी के लिए ऑलरेडी बुकिंग अमाउंट शो पे कर चुके हैं तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। और ये बेसिक डिटेल होती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक प्लान प्रॉपर्टी पे है, एक प्लान जगह पर परचेज कर रहे हैं तो यस नो में सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप उस प्रॉपर्टी के खुद ओनर हैं इकलौते तो यस नो सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को गिरवी रखने के लिए SDFC को आप डिटेल्स प्रोवाइड करा देंगे तो यस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो किस पर्पस से, या जो हम परचेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, कि खुद के लिए कर रहे हैं, रेंटल प्रॉपर्टी के, फैमिली ऑक्यूपेशन इन्वेस्टमेंट के लिए, और लीगल टाइटल जो है प्रॉपर्टी जो है लीगली आपकी तरह क्लियर है, कोई उस पर केस वेस तो नहीं चल रहा है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डू यू ओन, आपके पास कितनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद एडिशनल डिटेल फिल करनी होंगी, जैसे कि जहाँ पे हमने को एप्लीकेंट अगर बना रखा है, किसी को कोई एप्लीकेंट है उसने पहले कोई लोन ले रखा है SDFC बैंक से तो यस नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो पूछ रहा है कोई और अदर सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसकी डिटेल करेंगे। वो कह रहा है मोड ऑफ रीपेमेंट का आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि NACH के थ्रू फिल करेंगे या ECS के थ्रू करेंगे या फिर सैलरी से कटवाएंगे, या फिर जो भी आपको ऑप्शन लगता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। स्पाउस है, अगर आप मैरिड पर्सन हो तो स्पाउस है वो आपको SDFC के लिए आप उसकी परमिशन अलाउ करोगे तो यस नो में सेलेक्ट कर देंगे। अपने नियरेस्ट SDFC का कोई ऑफिस है उसकी डिटेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो और साथ में ये एडिशनल कुछ डिटेल होती है कि जैसे आप हमारे किसी डिपॉजिट प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो चेक बॉक्स पर टिक कर लेंगे, या कोई क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, क्रेडिट प्रोडक्ट पॉलिसी चाहते हैं तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको रेफरेंसेस देने होंगे अपने। ठीक है, जो रेफरेंसेस आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से दे सकते हैं, फ्रेंड्स में से दे सकते हैं, उनका फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। ठीक है, देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, प्रॉपर्टी के डिटेल्स के जो भी पेपर हैं वो सारे अपलोड कर देंगे। जब उन डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा फीस पेमेंट का, जहाँ पे SDFC बैंक की जो होम लोन के लिए फ़ीस होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। जब आप फीस पे कर देंगे देन उसके बाद आपको एक फाइनल लोन रिव्यू पेज दिखेगा, जहाँ पे दिखेगा कि अगर आपने जो 25 लाख की लोन की रिक्वायरमेंट की थी बैंक उसको अप्रूव कर रहा है,
रिजेक्ट कर रहा है, कितने अमाउंट का लोन अप्रूव हो रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वो सारे डिटेल यहाँ से आपको इस पेज पे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे करके सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। जब हम ये सारी डिटेल फिल कर देते हैं तो एप्लीकेंट का होम लोन के लिए फाइल प्रोसेस हो जाती है HDFC बैंक में। थैंक यू।